गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार। आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को कवर करेंगे। रिसेंटली द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट सेलिब्रेट मॉर्निंग डे ऑन 15th ऑफ अगस्त। 15 अगस्त को बांग्लादेश की इंतरिम सरकार, जिसका गठन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ है, इसने यह निर्णय लिया कि हम लोग शेख मुजीबुर रहमान की शोक स्मृति को आयोजित नहीं करेंगे। देखो, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है जिसका भारत से भी संबंध है। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए आखिर क्या योगदान किया और क्या इसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं और जब भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं था। 1948 में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया और बांग्लादेश पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का शासन चलता रहा। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इस बात को उठाया कि हमें समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए जाएं, राजनीतिक अधिकारों में समानता स्थापित किया जाए। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने इस बात का खंडन किया, उन्हें इस अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया। इसी बीच बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों को यह बात बताया कि देखो, हमारे अधिकार पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के समान हैं और हमें भी उन समान अधिकारों को मांगना चाहिए जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है। इन्होंने बंगाली अस्मिता को जगाया, लोगों को प्रेरित किया और परिणाम यह हुआ कि 1971 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत प्राप्त हुआ और शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान में जनमत समर्थन प्राप्त करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन इसी बीच पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने शेख मुजीबुर रहमान के इस चुनाव को रद्द घोषित कर दिया और पूरे शेख मुजीबुर रहमान और इनकी पार्टी के विभिन्न सदस्यों को जेल में बंद कर दिया। जनता इससे उग्र हुई और फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विद्रोह, एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और 1971 में बांग्लादेश का लिबरलेशन होता है, बांग्लादेश को आजादी प्राप्त होती है। इस बीच भारत ने भी बांग्लादेश को सहयोग दिया था। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. यहाँ निष्कर्ष यह है कि शेख मुजीबुर रहमान वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे बांग्लादेश में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, लोगों को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाया और बताया कि अगर लोग एकजुट हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, एक राष्ट्र अस्तित्व में आ सकता है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को यह बताया था कि हम लोग एक हैं, हमारे स्वार्थ, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है और हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने की जरूरत है। तो इसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को कंसोलिडेट किया, बांग्लादेश के लोगों में जागृति, चेतना पैदा करी और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का अवसर दिया। स्थापित करने का पूरा सूत्रधार माने जाते हैं वो। लेकिन इस तरह की बातें जो हम लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का अपमान है। लोगों में इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी दिखाई पड़ रही। देखो, इसके ठीक बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। शेख मुजीबुर रहमान इस बीच दक्षिण एशिया में एक ऐसे संविधान के साथ शासन चलाना शुरू करते हैं जिसने अपने संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द को स्थान दिया। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को संविधान में स्थान देने वाला पहला देश हमारा बांग्लादेश ही था। बांग्लादेश में नए आर्थिक नीतियों को लाया गया, राजनीतिक सुधार किए गए। इसी बीच 1975 में असमय इनकी हत्या हो जाती है एक मिलिट्री कू में और शासन का संचालन एक सेनाध्यक्ष करते हैं जिनका नाम था जियाउल रहमान। जियाउल रहमान मिलिट्री जनरल थे और इन्होंने लगभग 30 सालों तक यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप किया। इस बीच संविधान में संशोधन होता है और जियाउर रहमान की पत्नी जो हमारी खालिदा जिया थी, बेगम खालिदा जिया, इन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया और बांग्लादेश में शासन संचालित किया। तो इस तरीके से लगभग 30 सालों तक बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार रही जिसका भारत के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। इनका समर्थन पाकिस्तान और चीन की ओर था और भारत और बांग्लादेश के संबंध अत्यंत खराब रहे। 1996 में स्थिति में परिवर्तन आया और हम देखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की जो डॉटर थी, ये हमारी शेख हसीना वाजिद, चुनाव जीतकर सरकार में आती हैं और फिर आगे चलकर लगभग 20 सालों तक बांग्लादेश में शांति और स्थिरता स्थापित करते हैं। इस बीच देखो क्या हो रहा है कि शेख हसीना वाजिद न केवल भारत के साथ जो रिलेशनशिप था उसको बहुत स्ट्रेंथन करती हैं, इंक्लूडिंग विद दैट हमारे जो ट्रेड थे, हमारे जो कॉमर्स थे वो बढ़ते चले जाते हैं। आज बांग्लादेश दुनिया के सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बन जाता है। लेकिन इसी बीच देखो, जब लोगों को यह बताया गया कि आपकी सरकारें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आरक्षण के नाम पर बरगलाया गया, तो लोग सड़क पर आ गए और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने
बांग्लादेश में तख्ता पलट को अंजाम दिया। तो इस तरीके से इंतरिम सरकार का आना और लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करना कि आपकी सरकारों ने कुछ नहीं किया आपके लिए और आपको एक अलग राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, एक राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, लोगों में अविश्वास पैदा कर रहा है। जहां तक बांग्लादेश के भविष्य और इसकी स्थिरता का प्रश्न है, तो आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ सकती है। लोगों में विश्वास नहीं है, सरकारें संतुलित नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, विखंडित डिवाइडेड कम्युनिटी स्थिरता और एकता के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है। भारत पर प्रभाव अगर इसको देखें तो देखो, भारत पर इसके बहुत अधिक प्रभाव, बहुआयामी मल्टी फैसेटेड इंपैक्ट होने वाले हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट है वहां पे, हमने वहां पे रेल ट्रैक्स बनाए हैं, हमने वहां पे पोर्ट्स को डेवलप किया है, हमने वहां पर न्यूक्लियर कैपेसिटीज को डेवलप किया है। आने वाले समय में सब पर थ्रेट हो सकता है। हमारी सरकारों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश की स्थिति का अवलोकन करते हुए जो नेक्स्ट स्टेप है बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे भी रहे और हमारे स्वार्थ इससे प्रभावित ना हो। तो नेशनल इंटरेस्ट को बचाना सबसे बड़ी जरूरत होगी बांग्लादेश की इस अस्थिरता के दौर में। इन्हीं बातों के साथ मैं इस छोटे से सेशन को एंड करता हूं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।